काफ़ी दिनों से मैं प्रेस से राब्ते में नहीं था। मुल्क के अंदर जो वाक़यात हुए हैं 2-3 दिन में उन्होंने पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है, गुड सेंस में या बैड सेंस में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। पहली तो बात यह है कि इस मुल्क के अंदर एक चीज़ वाज़े कर रहे थे हम पहले दिन से कि वो वाले कहते हैं, इमरान खान ने कहा, वो वाले कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट पे भी कब्ज़ा करना है। और ये हमारी मीटिंग के अंदर उनको मैंने समझाया, मैंने कहा आप ये ना करें, ना टीवी पे कब्ज़ा करें, ना वज़ीर आज़म हाउस पे करें, क्योंकि ये अदारे जो हैं इसमें आज मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, कल को आप जाना चाहते हैं आप वज़ीर आज़म बैठे होंगे, उसमें इन अदारों को इस तरीके से तोड़ फोड़ करनी, इन इक़दाम से आपका लीडर का इमेज नहीं बनेगा, एक एजिटेटर का इमेज बनेगा। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे वो कहते हैं तो वो एजिटेटर है। मेरी ये बात जो है उनको अच्छी नहीं लगी। वो कहते थे अगर फौज या उनके जर्नैल मुझे कहते हैं तो मैं तो ओबे कर रहा हूँ एक लिहाज से। तो मैं उससे इख्तलाफ किया और मैंने खुदकुश हमला किया, और ताकि उसकी बात पूरे दुनिया तक पहुँचे और ये रुक जाए। कल परसों मेरी मुलाकात हुई है मियां शहबाज शरीफ साहब से, जो सदर हैं हमारी मुस्लिम लीग के। उन्होंने 2 फिक्रों के अंदर मेरी 50 साल की ज़िंदगी का निचोड़ निकाल के रख दिया। उन्होंने कहा कि आपके उस ऐलान के बाद जो उलट पुलट होने वाली थी चंद दिनों के 1-2 दिन के अंदर, वो सारी की सारी रुक गई और आपका ये इक़दाम जो था उसने रुख बदल दिया हालात का। और फिर मुझे कहने लगे कि याद है कि हम तो हमेशा आपके जलसों में खड़े होते थे, आप यूनिवर्सिटी में थे तो उस वक्त भी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर जब आप तकरीरें करते थे और हम उसकी अंदर आपके साथ चलते थे, आपके साथ हम बरकर होते थे। तो ये 1971 और आज 2021 है, ठीक 50 साल की जो ज़िंदगी थी उसका एक लिहाज से मैं हैरान हो गया कि उनके हालात पे नज़र कितनी गहरी है। और ये अजीब इत्तेफाक है कि मैं सारी उम्र डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ ही लड़ता रहा हूँ और पूरी ज़िंदगी इसमें कोई झोल नहीं आया, कोई रुकावट नहीं बनी। 1 साल के लिए ज़िया-उल-हक ने कहा था इलेक्शन कराऊंगा, आप खुद अपने अंदर मेरी काबीना में बैठ के इलेक्शन कराएं।
जब मैं देखा कि ये इलेक्शन नहीं कराने वाले तो मैंने उनको कहा कि मैं आपका वज़ीर नहीं रहना चाहता और छोड़ के घर वापस आ गया। 28-29 साल मेरी एज होगी। तो इसमें मेरा रास्ता वही था और इसी में पे मैं चलता रहा हूँ। आजकल जो सूरत हालात बनी हुई है वो इसमें जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान के चेहरे को गजला दिया है। पाकिस्तान के चेहरे को कश्मीरों के खिलाफ बात करके उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पर कालक मलने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये कालक नहीं मलने देंगे पाकिस्तान के चेहरे पर। हम कश्मीर के साथ खड़े थे, पूरी कौम खड़ी थी। ये बयानियाँ देखें आप, ये जो हमारे फौजी जर्नैल हैं, ये कोर कमांडर्स हैं, इनको सबको शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती उनको। मैं बातें ये इसलिए करता हूँ कि देखें, अगर आप इतना बयानियाँ बदल रहे हैं, जो हमारे सिविलियन क़यादत थी उन्होंने इंडिया के साथ एक ख़ास लेवल तक ताल्लुकात रखने की कोशिश की, लेकिन जब हमारी फ़ौजी हुकूमतें होती हैं और पाकिस्तान में होती तो फ़ौजी हुकूमतें एक लम्हे के अंदर उठा के हमारा मुकद्दर जो है वो बदल देते हैं। ये अख्तियार उनको है नहीं, ये आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस पर आइन की खिलाफ वर्जी करने पर इनके ऊपर केस होना चाहिए, कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बाजवा साहब का, जावेद कमर बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वो कमांडर इन चीफ है ही नहीं। 3 साल ज़्यादा लेके वो क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं, क्यों ये काम कर रहे हैं? लोग जब बात करते हैं तो उनको वो जेलों में डाल देते हैं। अब जावेद लतीफ़ जो हीरो है हमारा, सही बात की उसने, मीर नवाज शरीफ के भी हक में बात की है, तो लीडर है वो हम सब का, और उसने सारी जंग लड़ी है। उसको उठा के अब जेल में डाल दिया है। मुझे पता है कि अंदर क्या होता है, खुदा करे वो तो कोरोना भी भुगताया है। ये जालिम लोग जो करते हैं, मैं बता सकता हूँ, मेरे साथ किया है इन्होंने। मुझे जिस्मानी तौर पर जितना तशद्दुद किया है, दीवारों के साथ मेरी पट्टियाँ बांध के दीवारों के साथ मेरे सर टकराए हैं, मेरी पूरी चमड़ी उतार दी थी उन्होंने। फौजियों के दौर में हुआ है। सिविलियन भी कुछ थे, उन्होंने भी तकरीबन वही कुछ किया। अफसोसनाक बात यह है कि आप जावेद लतीफ़ जो है वो गद्दार वतन है। अगर इस तरीके से कहोगे, कितने गद्दार बनाना चाहते हैं आप? आपकी फैक्ट्री में कितने गद्दार पैदा करेंगे? मुझे आप करना चाहते हैं जो जुर्म जावेद लतीफ़ ने किया है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मुझे आप पकड़ के अंदर कर दें। जुर्रत है? जुर्रत नहीं है। वजह यह है कि या मेरी कोई जायदाद जब्त कर ले, या कहें कि ये आपने माल बनाया है। जुर्रत नहीं है, क्योंकि माल तो आप बना रहे हैं, मैं तो नहीं बना रहा। जितने घर आपके बन रहे हैं, जिस जगह पे बन रहे हैं, कौम तो आप एक चीज़ जानती है, कमांडर इन चीफ यहाँ रिटायर होते ही कोई रहना नहीं चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? पाकिस्तान है, वतन है, मादर वतन है। अब कितना बड़ा घर परवेज़ मुशर्रफ का खड़ा है, आए, कौन उसे रोक के बैठा हुआ है? आए, फेस करे। मीर नवाज शरीफ पे तो कहते हो, मैं तो समझता हूँ
वो तो एक बीमारी की बात भी है, लेकिन सियासतदान दुनिया भर के ची गवेरा तक कोई जिसने एफर्ट की है, मुसलमानों ने भी, खुमैनी साहब ने भी, वो वतन से बाहर गए हैं, वहाँ से बैठ के जंग लड़ी है। नवाज शरीफ अगर हथियार डाल देता तो हम कहते जी ये इन्होंने वहाँ जाके हथियार डाल दिए हैं। वो तो जंग लड़ रहे हैं, उनकी बेटी, उनके भाई, उनके भतीजे, पूरी फैमिली फेस कर रही है। आप लोग फेस नहीं करेंगे, आप भाग जाएंगे इस मुल्क से। फिर हमें हमें बंगाली कहते थे कि हम अगर फौजियों का साथ हम तो दे रहे हैं, हमने तो यहाँ रहना है, हमें मार देंगे जो हमारे हिंदुस्तान के पिट्ठू हैं, बंगाली लीडरशिप, मशरकी पाकिस्तान बन जाएगा, आप तो चले जाएंगे अपने वतन में, हमें मारा जाएगा, हमें फांसियाँ दी जाएंगी। और बांग्लादेश बनने के आप अंदाज़ा करें 50 साल बाद भी वहाँ फांसियाँ सियासतदानों को मिल रही हैं जिन्होंने फ़ौज का साथ दिया था। तो खुदा के लिए आपने तो सबने चले जाना है, फिर नौकरी भी आप बना लेंगे। अगर ये इंडिया का कब्जा हो गया तो सब आपके बेटे वहाँ जनरल बन जाएंगे, वो कोर कमांडर बन जाएंगे। पाकिस्तान के लोगों का ये हशर क्यों कर रहे हैं आप? हमारे ये बातें जो हैं नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आप मुझे पकड़ें, मेरी जायदाद को हर तरीके से, अगर जरूरत है तो खुद पकड़ो ना। मेरे तो कोई एक आदमी मेरा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला बंदा भी मौजूद नहीं है, मुझे बचाने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं पकड़ोगे, क्योंकि मेरे पकड़ने से तुम्हारे तमाम जो मज़ीद गुनाह हैं वो भी आश्कार होंगे। कौम आपकी हर कदम को समझ रही है, देख रही है, जान रही है। आप तो मसीहा हैं, आप तो मरी हुई पार्टियों को जिंदा बना देते हैं। इलेक्शन हुआ है कराची का, मैं तो नहीं बोलता था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और यूसुफ गिलानी साहब ने ISI के लोग उनके पास पहुँचे, ये उन्होंने हज़ारों आदमियों को बताया और उन्होंने कहा कि हमने जावेद हाशमी को हराना है। पीपल्स पार्टी का मेरे से वादा था कि इलेक्शन लड़ो, उन्होंने मेरे मुकाबले पे यहाँ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब इस तरीके से तो पार्टियाँ नहीं खड़ी होती। मैं तो उनके वर्कर्स को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी हमेशा सलाम अकीदत पेश करता रहा हूँ। बलोचिस्तान में ज़रदारी साहब ने कहा कि हम वो उनका कहना मान के नवाज शरीफ की हुकूमत गिरानी थी। उसके बाद वो उन्होंने कहा कि ईंट से ईंट बच जाएगी, वो वापस आ गए हैं। इसके बाद उनकी ज़रूरत नहीं होगी, मगर उनकी ना भी हो, आपकी ज़रूरत है कि इमरान खान को मज़ीद आप बर्दाश्त करेंगे ही नहीं, वो नाकाबिले बर्दाश्त होता जाएगा। अब जो आप कोशिशें करेंगे कि पीपल्स पार्टी और इमरान खान और तहरीक लबैक, जो वक्त आया है उनको आपने मार दिया है, उनके बच्चों को मार दिया है। वो एक नौज़ईदा पार्टी है, अगर वो अपनी सोच के मुताबिक, अकीदे के मुताबिक सियासत कर रहे थे तो करने देते, ना उनसे झूठे वादे करते कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकाल देंगे। अब आपने उनको रखना है, आप उनको कलअदम करार नहीं दे सकते। आप उनको आने वाले इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। नहीं, आप मसीहा हैं, आप मरे हुए लोगों को ज़िंदा कर देते हैं, जो ज़िंदा होते हैं उनको मार देते हैं, वो मौजूद भी नहीं होते। मुझे पता है ना, मेरा
आज तक आपने कोशिश यही की कि इसकी गला घूंट दो, इसकी टीवी पे भी ना आने दो, इसको इसकी बात को कहीं भी ना आने दो। अगर सख्त बातें करता है तो गिरफ्तार भी ना करो ताकि ये बात फैले ना। मैं तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी। अब बशीर मेमन ने खुल के एक एक बात बता दी। यहाँ सारी बातें तो नहीं बताता था। मेरा नाम भी इमरान खान ने कहा कि उसको और मेरे नवाज शरीफ को पकड़ना है। उमर चीमे का ये इंटरव्यू छपा हुआ है 1.5 साल पहले कि उसके ऊपर कोई ना कोई डालो, जेल में डालो, बाहर नहीं होने चाहिए। हालांकि आप ऐसे आदमी हैं कि मेहरान बैंक के ऊपर मेरे लिए 10 तकरीरें मेरे हक में कर चुके हैं, वो भूल गए। और जब मैं साथ नहीं था तो बाद में कहते हैं जी वो 3 करोड़ रुपया उनके पास भी है। भाई निकालो मुझसे वो 3 करोड़। ये झूठ नहीं चलेगा। आपका इमरान खान साहब, आप पूरी तरह वो चीज़ें वाशगाफ अंदाज से कौम के सामने आ गई हैं। कौम अब जानती है और समझती है उसकी गलती का आज़ार हो रहा है। कराची के अंदर इलेक्शन हो गया, आपकी 5वीं 6ठी पोजीशन है, शर्म नहीं आती? वो आगे पार्टियों का जिसका नाम भी नहीं था पीपल पार्टी का 4 दिन पहले, बल्कि वो ऑफर भी कर रहे थे कि मुस्लिम लीग हमसे सुलह कर ले, हम उन्हीं को ही बना लेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। वो एकदम जिंदा हो गई और उसको आपने फील्ड में ले आए। फिर भी 500-600 का फर्क डाल के हर आदमी देख रहा था। 6 घंटे 8 घंटे जब सुबह जब हमने सहरी करके कमरों के अंदर आए बेडरूम में, तो उस पर आ रहा था कि पीपल पार्टी जीत गई है। यार को खुदा का खौफ करो। 12 घंटे कराची जैसे शहर में, उसका तो शहर आशोब लिखना चाहिए। किस तरह उसकी गर्दन आपने पूरे शहर की दबोची और उसके लिए अपना बयानियाँ सही करने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो दुनिया देख रही है। जो आपने उस जर्नलिस्टों को कल का परसों का इमरान खान साहब, वो भी सामने आ चुका हुआ है। एक एक चीज़ रिकॉर्ड पे है। अब बेशक तुम जाके उसका घी मिल को छीन लो, कुछ और चीज जो बात होनी थी वो तो हो गई, अब छीन लो। मेरे पास तो कुछ है नहीं जिसको छीनने की तुम्हें जरूरत हो सके, और फौजी साहबान को भी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो कोर कमांडर्स हैं, अगर वो सारे ही ऐसे ही खामोश रहते हैं, आपको तलाश करनी है बागियों की, तो हाँ मैं बागी हूँ, मैं बात करता हूँ। मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ये जंग जो मैंने लड़ी है, मेरी कब्र भी लड़ेगी। जमहूरियत की जंग, मेरी कब्र भी जिस जंग को आखिरी मंजिल तक जीतने तक ये जंग चलती रहेगी, मेरी कब्र भी ये बताएगी। तुम्हें नोट कर लो, मेरी कब्र भी बताएगी कि कोई आदमी खड़ा था, सारी जिंदगी लड़ता रहा है। और मियां नवाज शरीफ ने आप जब मुझे कहा कि मैंने वही नज़रिए पे मैं चलूँगा और मैं लड़ के दिखाऊँगा, मैं तो मियां नवाज शरीफ का फॉलोअर हूँ। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि मैं वही जंग लड़ूंगा, तो फिर मैंने कहा कि मियां साहब मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और वाक़तन ऐसी जंग लड़ी है उसने, उसको कोई भूलना चाहे भूल जाए। मियां शहबाज शरीफ से ये कल की बात है ना। मियां शहबाज शरीफ ने मेरी ज़िंदगी के एक एक पहलू को सामने 40 MNAs के सामने
खोल के बातें की। क्योंकि वो जानते हैं 50 साल का जानना कोई छोटी सी बात होती है, ये कोई ऐसी बात है। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि आप फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। जनरल कमर जावेद बाजवा इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन अगर आपने देर लगाई तो पछताएंगे, पछताएंगे। आप कह रहा हूं कि पछताएंगे। और वो जो हमारे फैज़ हमीद साहब हैं, जो उन्होंने कार्ड लगाए हैं, अब वो जाके फैसले कर रहे हैं दुबई के अंदर। वो डोडल है कि क्या है, मरमर डोडोल, उसके साथ एक पूरा चल रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा बेचारे कह रहे थे कि हमारा कोई ताल्लुक़ बाकायदा इस किस्म का अभी शुरू नहीं हुआ। उसी दिन वो कहते हैं हाँ जी हमारा तो, हम तो इंडिया के साथ बातें कर रहे हैं। अब वो वज़ीर ख़ारजा बेचारा क्या करे? उसका हशर क्या होगा जब वो वापस आएगा अपने हल्के में? मेरी तो ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है कि यूसुफ रज़ा साहब भी और शाह महमूद साहब भी, मैंने करियर का आगाज़ किया, वो दोनों इकट्ठे होकर मुझे ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह के करम से हमारी सियासत भी ज़िंदा है। हम आज तक भी अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। आज मेरे ताल्लुकात उन सब के साथ इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन पहली दफ़ा आपने उन लोगों को मेरे ख़िलाफ़ किया। जनरल हमीद गुल ने जियो के ऊपर बैठ के कहा कि ये हमारे लड़के हैं यूसुफ रज़ा और शाह महमूद साहब। ठीक बात है, मेरे बारे में बात करते हैं ना जनरल हमीद गुल साहब, क्योंकि मैं ये पूरी जंग में लड़ा हूँ और जानते हुए कि मैंने अपने आप को बचा के रखना है। मैंने कहीं 1 रुपए की भी हेरा फेरी कर ली तो मुझे कोई बख्शेगा नहीं, क्योंकि मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मुझे किसी ने बख्शना नहीं है। इसलिए इस वक्त अगर आप सिर्फ जावेद लतीफ़ के ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं, मुझे पता है वहाँ उसके साथ क्या हो रहा है। मैं यूँ समझे मैं साथ अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये बर्दाश्त कैसे करेंगे? एक पार्टी को आप सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं। कराची के अंदर तमाम सर्वेज ने कहा कि भाई ये सीट मुस्लिम लीग नून की है। लोगों ने कहा कि लीडर हमारा नवाज शरीफ है। सब ने तो 5 सर्वे आए, सब ने कहा, एक ने कह दिया नहीं इमरान खान है लीडर। जरदारी साहब का तो नाम ही नहीं था, पार्टी का जिक्र भी नहीं था। चलो सीट जीत गए, ले लें। इस तरीके से तो सीटें नहीं मिला करती। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो इंतखाब का पूरा अमल है उसको धुंधला दिया गया है। उसको वाज़ेह तौर पर अब लोग कौन मायूस है कि हमारे पास वही रास्ता रह गया है जो आज बर्मा के लोग कर रहे हैं फौजियों के खिलाफ। आज वो रॉकेट लॉन्चर से जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आप खुदा के लिए हमारी इतनी अजीम फ़ौज, 8 लाख की अजीम फ़ौज, 9 लाख की ISI, मैं उस 17 लाख आदमियों से अकेला लड़ रहा हूँ। क्यों लड़ रहा हूँ? मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। मेरे वो सर्विस करने वाले ज़रूर हैं, मेरे हुक्मरान नहीं हैं। मेरे अदारों को ख़राब ना करो, इन चीज़ों से आइन को पलीद मत करो, अदारों को ज़िंदा रहने दो। तुम लोग लूट पाट के चले जाओगे, हमेशा यही करते हो। और भाई तुमने कितना लूटना है इस मुल्क को, कितना खाना है इस मुल्क को, बस करो। उससे बेहतर है कि मैं ज़िंदगी जो है, मैं तो कहता हूँ तो मैं तो कब्र में
जाने वाला हूँ, लेकिन मेरी कब्र जो है वो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी जंग आपसे लड़ेगी। अपने आप को संभालें, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करें दिल से, तमाशा न बनाएं। पाकिस्तान के आइन का बनाया आपने, सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेके। मेरे साथ किया है सारे के जज, उनके बेचारों के साथ बस में नहीं पड़ा। ये काजी फाइज इज़ा ये एक वाक़या हो गया है, लेकिन उसको कह रहे हैं जी 7 जजों के फैसले के खिलाफ 6 जजों का फैसला, क्या उसको फिर मुतनाज़ा बना रहे हैं, मुतनाज़ा बना रहे हैं। किस किस को मुतनाज़ा बनाएंगे? हमें कभी कहते तो हो कि ये इंडिया को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। एक बयानिया आया, डान लीग्स आए, उसका कितनी तबाही फेरी आपने। मैं जानता हूँ, मैं दीदाए बीना रखता हूँ, मेरी आंखें देखती हैं, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ मान जाओ, नहीं तो तूफान आने वाला है और तुम उस तूफान को नहीं रोक सकोगे। उस तूफान की लहरें जो हैं वो तुम्हारे घरों की दीवारों से टकरा रही हैं, कहीं उसी के अंदर तुम तमाम डूब ना जाओ। पाकिस्तान तो डूब ही चुका है, उसको तो डुबो दिया आपने। हम तो रुल गए थे, जैसे कहते हैं, आपने पाकिस्तान इस वक्त रुल चुका है, को पता ही नहीं है पाकिस्तान कहाँ है। मुझे मशरकी पाकिस्तान के वजीरों ने कहा कि हम छोटे होके हम बिलिटल हो गए हैं, हैवी वेट थे जब पाकिस्तान था, एक तरह हो के तुम भी लाइट वेट हो गए हो, हम भी लाइट वेट हो गए हैं। अब उससे ज़्यादा लाइट वेट हो के हम एक दरिया के पानी में कश्ती हमारी चल भी नहीं सकेगी। हमें ज़मीन के साथ हमारा रिश्ता रहने दो, खुदा के लिए रहने दो और आइन से हट के चलो, नहीं तो आइन तुम्हें डुबो देगा। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल आते हैं तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। ये जो पीएलपी पर पाबंदी लगाई गई है, ये एक सियासी जमात है जिसने पिछले इलेक्शन में 22 लाख वोट लिए और कल कराची में भी वो कराची की तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई। तो इसका आइन में कोई तरीकाकार ऐसे ही है भैया कलम जुम्बश किसी भी पार्टी पर पाबंदी नहीं, आइनी तौर पर ये उसको पाबंदी नहीं लगा सकते। वो पार्टी जो है उसका हक है, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी, बात ये हो रही है कि वो उसको मार के सबको, चूँकि लीडरशिप उस वक्त नहीं थी, अल्लामा ख़ाज़म हुसैन रिजवी चले गए, तो उन्होंने इनके साथ वादे किए, इनको बच्चा समझा। उनका एक अकीदा है, सोच है, फिक्र है, लोग हैं साथ उनके, तो उसको इन्होंने अब ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको चलाना चाहते हैं। इतना मारा है उनको, कत्ल व गारत की है, कभी इतनी जैसे सिविल वार होती है वो किया उनके साथ, वो उनकी ज़बान को फौरी तौर पे बंद कर दिया है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं रखना चाहते, अपने मकासद के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये तो मसीहा बने हुए हैं ना, खलाई मखलूक नहीं है। ये जिसको चाहते हैं कुम बेज़िल्ला नहीं, कुम बेज़ने जनरल कमर जावेद बाजवा, कुम बेज़िल्ला की बजाय कुम बेज़ने ISI जो क्या नाम है उसका, फैज़ हमीद, कुम बेइज़्न अल्लाह के बजाय कुम बेइज़्न हामिद मजीद, क्या नाम है उसका, फैज़ हमीद, इसका नाम भी नहीं आता मुझे, हर दफ़ा कितनी दफ़ा मुल्क का बेड़ा गर्क करा है, मुझे पूरा नाम भी नहीं आता उसका। तो ये कि मैं पार्टियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ इमरान खान को भी आज इस वक्त भी मैं कहूँगा, कौम कहेगी ये क्या बातें कर रहा है, मैं कहता हूँ बैठने दो, 5 साल और करने दो। कौम को भी
एक सोच आए कि हम तो वोट देते हैं, उसका खमियाजा हमें भुगतना होता है। इमरान खान की अगर दिया है तो उसको चलने दें, वो तो खुद वो चल सकता ही नहीं, एक कदम नहीं चल सकता, उसे ख़त्म होना है। लेकिन वो ना ये तहरीक लबैक जो है ये प्रोसेस में जाएगी, कभी एक सीट आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, नहीं आएगी, प्रोसेस में तो आने दें। वो फिर आइन की पाबंदी भी करेगी, वो अपने मसाइल अपनी तंजीमों को भी बढ़ाएगी। ये कहते हैं नहीं, सारे ऐसे के ऐसे रहें ताकि हम जो आइन के खिलाफ हर कदम हमने उठाना होता है तो ये हमारे साथ रहें, इनको मुनज़्ज़म ना होने दें। तहरीक पाक जो इंसाफ है वो कभी सियासी जमात बनने नहीं देंगे, इमरान भी अब नहीं बनने, वो तहरीक ही रहेगी। ये तहरीक लबैक भी तहरीक ही रहेगी, पार्टी बनने ही नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी को एक हद तक आगे ले आएंगे, फिर उसके बाद उसको भी मिटा देंगे। जंग इस वक्त सिर्फ एक ये पार्टी, वरना फजल साहबान भी, बाकी पार्टियां भी 8-9 ये लोग तहिया करके चले हुए हैं कि हमने आइन की पासदारी करनी है। जब तक ये चलेंगे तो हम इनका झंडा उठा के चलेंगे। जो कोई पीछे चला जाएगा तो हम झंडे को गिरने नहीं देंगे। अभी जो आपने हाशमी साहब पहले भी जेल काटी है डिक्टेटरशिप के खिलाफ, जब भी आपने आवाज़ उठाई है या आपने जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई है तो आपको जेल बंद कर दिया जाता है, कभी नज़र बंद कर दिया जाता है। तो आज फिर आप बड़े चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और मैं सारे इनके पोल खोल दूंगा। क्या आपके पास मुकम्मल प्रूफ है इनके किसी चीज़ के जो आपको ये ब्लैकमेल नहीं करेंगे या आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कौमी राज है जिसको मैं छुपाए बैठा हूँ। मेरी सारी सियासत जो है वो यही है जो मैं कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि मुझे जेल भी भेज दें, वहाँ से भी मेरी तकरीरें, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रहेंगी। पहले भी इन्होंने मुझे पकड़ा था, मैं रास्ता निकाल देता हूँ। मैं जेलों में से भी जो 4 दीवारें बना देते हैं, दरवाज़ा बंद हो तो मैं दीवार तोड़ के भी रास्ता बना देता हूँ। मैं अगर आम आदमी कोई आर्मी के खिलाफ बोलता है या कहते हैं कि ये सपोर्ट करती है आर्मी इलेक्शन के दिनों में भी, या कोई धांधली वगैरह होती है, और जमात को लेके आने वाले भी यही लोग होते हैं। आम आदमी बोलते हैं तो वो बड़ी सफाइयाँ दे रहे होते हैं। आज तो आपने सब लोगों के सामने बताया कि ये वाकई ही यही जमात को लेके आने वाले या किसी पार्टी को लेने वाले यही लोग होते हैं। देखिए, बात ये है, मैं ये कह क्यों रहा हूँ, मुझे अरेस्ट इसलिए नहीं कि मुझसे मोहब्बत है। मुझे जेल में डाले तो जो बंदा वहाँ पे भी वो इशू को खड़ा रख चुका होगा, मैं सिंबल बन जाऊँगा उस जिद्दोजहद का जिसकी 50 साल पिछली ज़िंदगी 55-57 साल से इनके खिलाफ लड़ते हुए गुजरी है, उसको इन्होंने अभी तक दफन किया हुआ है। मेरी बात को आगे न निकलने दिया जाए। लेकिन जो ही मुझे पकड़ेंगे, मेरी आवाज़ तो जेलों से कभी बंद हुई नहीं, उससे डरते हैं, वरना तो पकड़ के ले जाएंगे। ले जाएं, मैं तो इलेक्शन भी जेलों से लड़ा हूँ, जीता हूँ, राब्ते भी रखे हैं। वो जंग मुझे वो जंग का दूसरा तरीका है जेल से जंग। जेल से जंग कोई और नहीं लड़ा, वो मैं ही लड़ता हूँ। या अब मियां नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ साहब ने या जावेद लतीफ़ के, बहुत सारे हमारे दोस्त, आज मुझे अपना दोस्त मुशाहिदुल्लाह भी याद आ रहा है। देखिए, बात यह है कि ये जंग लड़ने वाला एक पूरा काफिला तैयार हो चुका है, नौजवानों का काफिला, फिर यूथ के लोग हैं, वो मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे, ये बहुत बड़ी फौज है। इसलिए मुझे वो गिरफ्तार इसलिए नहीं करते कि उसको जो ही डालेंगे तो उसका इशू तो खड़ा हो जाएगा। 6 महीने बाद, साल बाद वो इशू तो ख़त्म नहीं होना। या तो इसको कत्ल कर देंगे तो फिर शहीद बन जाएगा। चलो शहीद बनाए, इतना घाटे का सौदा करना नहीं चाहता, मैं तो हाजिर हूँ। कत्ल करना चाहें करें, पहले धमकी देते हैं कि कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, एक्सीडेंट में मरा देंगे। तो मैंने कहा भाई मरा दो,
अब क्या करेंगे? शहीद करें, जेल में डालें, घर में बैठे रहने दें। मेरा तो घर के बाहर आप आए, इस पूरे गांव के अंदर आदमी बैठा है, कोई रुकावट नहीं है, कोई इस्तेला नहीं है, कोई बंदा नहीं है, आज़ाद तरीके से बैठा हूँ, तो मुझे गिरफ्तार करें। नहीं करेंगे। तो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहेंगे? ये महंगाई का तूफान है, जैसे कोरोना का हमारे पे वबा आई हुई है, इसके हवाले से कोई देखिए, बात ये है कि जो इमरान खान साहब जो हैं, उनके जहन में ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोरोना, महंगाई, ये वो रात दिन मीडिया की करते रहते हैं ये, ताकि लोगों के जहनों को कंट्रोल किया जाए। एक फाशिस्ट का जहन है, वो वजूद उनका फाशिस्ट का नहीं है, लेकिन सोचें उसकी फाशिस्ट वाली है। वो अपने आप को हिटलर और मुसोलिनी से भी अपने आप को ऊंचा समझने लग गया है। वो समझता है कि मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर खुदा बोल रहा है। तो वो अपने आप को, ना उसको दीन की समझ है, ना दुनिया की समझ है, वो अपनी दुनिया के अंदर बसा हुआ है। उस सारी दुनिया, देखना कोरोना ने पूरी दुनिया का हाल किया हुआ है, हमारा भी हो रहा है, लेकिन कोई उसका बहुत बड़ी चेंजेस वो ले आता, महंगाई को कंट्रोल। कोई ये कोरोना तो अलग बात है, जो शुगर है 52 रुपए से 110-15 रुपए तक, ये कोरोना लेगी की है। वो भी नहीं मिल रही है। वो नहीं, उसको उनको तो छोड़ दे, वो सब माफिया के साथ बैठे हुए हैं। मुझे पता है, जब वो बात कर रहा होता है, मुझे पता है ये पैसे ले रहा है, ये पैसे ले रहा है। किस सूरत में, किस तरीके से वो बातें भी लोगों के पास चली गई हैं। तो हालांकि लोग समझते थे बड़ा ईमानदार और साफ आदमी है, वो पैसा बना रहे हैं, और उसका वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैंने उसको कहा तुम्हारे बारे में है, तुम अपने चंदे खा जाते हो शौकत खानम के, अपना घर बनाया है, उसने बुरा भी नहीं बनाया। आज तक मैं कहता हूँ इसका जवाब भी कोई नहीं देता। तो उसे बशीर का जब जो ये कहता है मेमन को कि तुम सलमान का हुक्म माना जाता है, उसको कायम का पता ही नहीं है। वो कहता है जो कमज़ोरियाँ हैं, फौजियों की कमज़ोरियाँ हैं, कोर कमांडर्स की कमज़ोरियाँ हैं, उनको वो हाईलाइट करके उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। जो सियासतदानों की कमज़ोरियाँ हैं, जो हमारे भी इख्तलाफ हैं सियासतदानों के अंदर, वो उनमें से अपना रास्ता तलाश कर सकता है। नौजवानों के अंदर वो समझता है कि किस चीज़ पे उनको हुब्बुल वतनी के ऊपर उभारा जा सकता है, वो उभारता है। उसका इन चीज़ों का मसाइल का हल की तरफ उसने कभी सोचा ही नहीं। मैं उसकी पार्टी का प्रेसिडेंट बैठा हूँ, मेरे पास न कोई आया है, न मुझसे पहले कोई आया है। तहरीक इंसाफ ने सदर का ओहदा ही ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मैं उसको कहता था कि तुम आइन के खिलाफ जा रहे हो। तो इसलिए ये उसके मसाइल नहीं है, कोरोना, ये आपका शुगर, महंगाई, वो तो कहता बढ़ जाए। तो इसलिए उसका देखना, आप जितने माफियाज हैं, यू नेम इट, नाम ले, सारे माफियाज उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, और वो खुल के आ रहे हैं। उसके तमाम जो उनके करदगी है छुपी नहीं रह गई, उसको परवाह भी नहीं है। अभी जो नया उन्होंने लॉलीपॉप दे के हैं, जो सरवत आए हैं मुल्तान में, इमरान खान साहब, तो ये सेक्रेटरी वगैरह का भी इफ्ताह करेंगे यहाँ पे, सड़कों वगैरह का। और साउथ पंजाब के लिए उन्होंने कहा जी 33% जो है ना हम स्पेशल नौकरियों का कोटा निकालेंगे, और जो भी तरक्याती काम होंगे। तो यह क्या इम्प्लीमेंट करेंगे इस पर, या यू टर्न ले लेंगे इस पर? देखिए, यू टर्न की बजाय उसकी ज़रूरत नहीं है, एक अनाउंसमेंट की है। यहाँ पे जितने बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर ही बनाई गई हैं। कोई उसका जिक्र करे, फ़ायदा उठाना चाहे, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मैंने जो हमारे जो ऑन गोइंग थे उन्हीं का उसने कहा गया है। अब ये बिहारी रोड पैसे भी रखे गए हैं मुस्लिम लीग के दौर के अंदर, छोटी छोटी सड़कों के भी, वे आके फिर शुरू करा देते,
2.5 साल किस चीज़ का इंतज़ार किया? वो ऑन गोइंग स्कीम्स का जिक्र किया उसने, मुल्तान को कुछ नहीं दिया ना वो इतनी जल्दी दे सकता है। उसने देखिए ना आप, हमने जो चीज़ें बनाई हैं, पाकिस्तान मुल्तान का एयरपोर्ट वो मैंने बनवाया है। कोई एक और आदमी मुल्तान का दावा नहीं कर सकता कि उसने मुतालबा भी किया हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। यूसुफ गिलानी साहब जिक्र भी नहीं करें आगे आप आइंदा, और जो करेगा मैं उसको बुला लूँगा अदालत के अंदर। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ ये 14 फैज़ में लगा रहे हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हमारी मंजूर शुदा है। लड़कियों के कॉलेज इस शहर के सारे हमारे दिए हुए हैं। पूरा शहर के अंदर जो इस वक्त आपके सीवरेज के पैसे हमारे रखे हुए हैं, कोई नई चीज़ नहीं की। मुल्तान शहर के अंदर आप अंदाज़ा करें, और अकेला मैं हूँ मेमार मुल्तान जिसने एक एक चीज़ बनाई है। हत्ता कि कादरपुर रवा का भी शाह मुफ्ती भी वहाँ MNA रहे हैं, आप बोसन साहब भी MNA रहे हैं, यूसुफ रज़ाक साहब भी MNA रहे हुए। दावा तो करें, मैंने वो कॉलेज दिया लड़कियों और लड़कों का, मैं वहाँ का MNA भी नहीं रहा था। मखदूम रशीद के कॉलेज हैं, बस्ती मानू के कॉलेज हैं, जहानिया के कॉलेज हैं, का स्कूल जो हैं 135 हाई स्कूल मैंने बनवाए शहर के अंदर भी, बच्चियों के कॉलेजेस बनाए। एक चीज़ इन्होंने बनाई नहीं है, उसका दावा भी, बल्कि मैं कहता हूँ मुस्लिम लीग नून के भी जितने MNA गुजर चुके हैं दावा नहीं कर सकते कि हमने कभी मुतालबा किया हो। ये कार्डियोलॉजी, ये आपके किडनी सेंटर, ये जिगर का अस्पताल, ये सारे के सारे हमने मंजूर मैंने करवाए हैं, किसी और ने अभी मुतालबा कोई कहे तो सही कि मैंने बनाए, जिक्र भी नहीं करते। ये बस वो यही तरीका उसने अख्तियार किया है, कह के चला गया। फिर बाद में वो कहते हैं हम बना लेंगे सूबा। वो सूबा नहीं बनाया, उसके अंदर और मज़ीद तकसीम कर दिया है लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने सर ऑर्डर दिया है इसका बल्दियाती इलेक्शन के जो हुए चेयरमैन वगैरह ये सारे दोबारा बहाल कर दिए, और ये अब नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, ये मैं अर्ज करता हूँ बिलीव नहीं करता, कहता सबसे ज़्यादा वही है। ये उसका मेन इशू यही था कि मैं लोकल बॉडीज़ बहाल कर दूंगा, किया उसने। ये कॉल और फैज़ का तकाज़ा जो तजाद है ना वो नज़र आ रहा है। वो कहता है अगर ये हज़ारे बहाल हो जाएं तो ये तो मुस्लिम लीग की आ जाएगी। तो अगर वो आती है तो आइन को तोड़ दो, मुस्लिम लीग को ना आने दो। सोचिए, ये जो है रोज़ वज़ारतों के कलमदान खान साहब चेंज करते रहते हैं, इससे हमारे इदारे तबाह नहीं हो रहे? इससे तो बड़ी तबाही कोई है नहीं भाई, टीम नहीं है ना उसके पास। वो तो एक लिहाज से तस्लीम कर रहा है ना कि मेरे पास टीम नहीं है। आज भी उसने कहा कि मैंने बड़े बड़े फैसले गलत किए, टिकटें गलत दी हैं। अब इससे ज़्यादा कोई बात शर्मनाक हो सकती है कि आदमी शर्मिंदा इतना है। क्या आज का बयान है उसका गिलगित के अंदर, ये कोई कहने की बात है कि टीम, पहले कहता था टीम मेरे साथ पास है जो आके दिनों के अंदर हम 16% तक ले जाएंगी GDP, और वो -0 कर दिया। नवाज शरीफ 6% तक ले गए थे, वैसे 0 कर दिया है। तरक्की कहाँ से आएगी? तो इसके पास कोई टीम है नहीं। ये सिर्फ लोगों को बातों बातों पे अल्लल सल्लल्लाहु की बातें करके वो वक्त गुजार रहा है, और फौज खुद फंसी हुई है उसके हाथ में। अगर वो आज़ाद हो जाए तो वो ये अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है हमारे फौजी। आने वाले वक्त में नवाज शरीफ का घिराव कैसे किया जाए, आप अंदाज़ा करें। ये मीर शेरबाज मज़ारी थे, NDP के सदर थे पूरे पाकिस्तान की। उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि जब
नवाज शरीफ को वज़ीर आला बनाया पंजाब का, तो फ़ौरन जो मुस्तफ़ा खर है, जो इंडिया का रा का एजेंट था, खुद ये मानते थे, ये उसको लेके आए कि अगर नवाज शरीफ ने किसी जगह पे जाके हमें आंखें दिखाई तो पंजाब की लीडरशिप तो हो। ये तैयारी करते हैं फौज वाले, और उसको लेके आ गए मुस्तफ़ा खर को। इलेक्शन लड़ा नहीं, वापडे का वज़ीर बना दिया। उसने अपने हल्के में बढ़ के मीटर मुफ्त के खंबे, वो हर चीज़ वो हार गया। मियाँ गुलाम अब्बास जो हमारे कज़न भी है, रिश्तेदार भी, वो जीत गए। तो फिर फौजियों ने धांधली की उसको आगे लाने के लिए कि ये नवाज शरीफ के मुकाबले पे हमें लीडरशिप तो और कोई है नहीं, तैयारी तो करो। यही तरीका आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को मज़ीद घेरे के लिए वो तो आगे निकल जाए गई मुस्लिम लीग। वही कराची में मुस्लिम लीग, पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग, यहाँ मुस्लिम लीग, बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग, वो तो तमाम बैरियर को क्रॉस करके, तमाम बैरियर्स को क्रॉस करके अब सामने आ गई है। अब क्या करो कि कोई खाई बनाओ इसके आगे। अब बैरियर नहीं बनते तो बड़ी खाई बनाओ, वहाँ इसका रास्ता नवाज शरीफ का रोको, उसकी मुस्लिम लीग का रास्ता रोको। नहीं रुकेगा इस तरीके से, ये रास्ता अब नहीं रुक सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।